नमस्कार, मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरे साथ इस वक्त हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स और हम पढ़ रहे हैं एसएचएम यानी कि ऑसिलेशन और वेव्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग मैथमेटिकली समझ चुके हैं और ग्राफिकली हम अभी समझ रहे हैं। सो लेट्स कम बैक टू वेयर वी वर एंड कंटिन्यू दिस सेशन, है ना। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन एक आईआईटी का है और आपके पास x वर्सेस t का एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन निकालने कहा गया है। कैन आई नो किन किन ने क्वेश्चन ट्राई किया है? अभी एक बार सब लोग हैंड डाउन कर लो पहले। यस क्लास, काइंडली ब्रिंग योर हैंड्स डाउन एक बार सभी लोग। हाँ, एक बार सभी लोग पहले हैंड्स डाउन ले आइए। अब जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की वो लोग हैंड रेज करो। इफ यू हैव ट्राइड सॉल्विंग द क्वेश्चन काइंडली रेज योर हैंड्स। ओके, सो चैतन्य एंड राहुल बचे हैं अभी सवाल ट्राई करने के लिए। सर हैंड रेज नहीं हो रहा। हैंड रेज नहीं हो रहा, ट्राई किया है ना? चलो ठीक है। यस सर। ठीक है चैतन्य, एक बार कल की क्लास के नोट्स मैंने डाले हैं ग्रुप पे, एक बार उनको आप देखना, ठीक है। और एक दिन थोड़ा सा जल्दी आ जाना क्लास, लेट्स से 5 o'clock पे, और मुझसे जो पार्ट रह गया था ना आपका वो समझ लेना, ठीक है चैतन्य? ओके ओके। ओके। ठीक है। तो अभी आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए डिले मत करना चैतन्य, बिकॉज नेक्स्ट वीक हमारे पास टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो लगातार टेस्ट होंगे और एक एक करके, तो इसीलिए इस वीक में निपटा लेना, राइट? कल या परसों में, डोंट डिले, मुझसे टाइम ले लेना, राइट? ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और या पहले क्या करना है, चलो पहले डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस देख लेंगे इसी पर बेस्ड, है ना। ओके, तो 2009 में क्वेश्चन आपको एक x और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन लुक्स लाइक, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक एसएचएम हो रहा है जिसके लिए दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। साइनोसोडियल कर्व है और साइन का ग्राफ है, ये अपन को दिख रहा है ना। एम्पलीट्यूड जो है इसका दैट इज 1, राइट? तो इसीलिए +1 और -1 पर आपको इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स। ऐसे क्वेश्चन में ना ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपली जो क्वेश्चन ग्राफ दिया हुआ है उससे अपन को सबसे पहला काम है इक्वेशन को डिटरमाइन करना। एक बार अगर इक्वेशन आ गई तो एक्सेलरेशन अपने आप निकल आएगी। कैसे आएगी देखो, हमारे पास ए और टी, एक्स और टी के बीच में ग्राफ दिया है, दिख रहा है कि वो साइन का कर्व है। तो पहले इक्वेशन लिख लो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स है जो हमें पता होने चाहिए, एक ए और दूसरा ओमेगा, ठीक। तो ए और ओमेगा फाइंड आउट करो, देखो क्या आता है। सो वी हैव ए विच कम्स आउट टू बी 1, है ना। यूनिट आई थिंक सेंटीमीटर्स है, राइट? ठीक है। और ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। एक वेव को पूरा कंप्लीट होने में अगर आप देखोगे तो टाइम लग रहा है, हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन, यू विल सी the time it takes is 8 seconds, right? So I think this is given in seconds. हाँ, तो this is the time one wave takes, right, to complete. तो यहाँ पे आ गया 2 पाई/8। बस अगर ये आ गया तो x के लिए ग्राफ, अपने पास x के लिए इक्वेशन है, अब इसको डिफरेंशिएट करते जाओ, गेट द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज टू गेट द आंसर। क्या हो जाएगा देखो, x को जब डिफरेंशिएट करते हैं क्या आ जाती है, वेलोसिटी, है कि नहीं? ये जानते हैं सब लोग, v इज इक्वल टू dx/dt। क्या आ जाएगा, a ओमेगा टाइम्स ऑफ cos ओमेगा t। डिफरेंशिएशन आता है सबको, देखो अपन ने सीखा है, अगर साइन ऑफ ax प्लस b
का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या आ जाता है, dy by dx इज इक्वल टू a cos ax प्लस b, मतलब जो x का कोफिशिएंट है दैट कम्स आउटसाइड, राइट? हाँ मम्मा, जस्ट 1 मिनट, ट्यूशन। आई थिंक दैट्स ओके। हाँ, तो देखो जब भी कभी आपके पास जो भी x का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाता है, बाहर। सेम थिंग हो रही है यहाँ पर, जो भी x का कोफिशिएंट है वो कहाँ जा रहा है, बाहर, राइट? तो ये देखो t का कोफिशिएंट क्या था, ओमेगा, इसीलिए ओमेगा कैसा आ जा रहा है, बाहर। ओके, अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इज dv by dt होती है। फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, cos का डिफरेंशियल कैसा होता है, माइनस साइन, लिख लो। और ओमेगा कैसा आ जाएगा, बाहर। देखो जैसा यहाँ पर भी यही होता है, अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ax प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, कैसे निकालते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए बाहर आता है, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, यही काम यहाँ भी हो रहा है। ओके, सो यू हैव हियर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होगा। अब बस ये हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इसमें बस टाइम की और ओमेगा की और ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। ठीक, देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन क्या होगी एट t इज इक्वल टू 4/3, मतलब हमारे पास टाइम की वैल्यू है 4/3 जिस पर एक्सेलरेशन निकालनी है, एम्पलीट्यूड आ गया, ओमेगा आ गया वाया टाइम पीरियड। तो अब सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है, करें, करते जाओ। अगर नहीं किया है तो ए की जगह क्या डालोगे, 1, है ना। सपोज अगर सेंटीमीटर पर स्क्वायर में निकालना है, क्वेश्चन में ना आंसर जो दिए हैं ऑप्शंस, अब मैंने आपको यूनिट नहीं दिया, यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 ही डाल दो, एम्पलीट्यूड को 1 सेंटीमीटर। ओमेगा की जगह क्या डालोगे, पाई बाय 4, है ना, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4, उसका स्क्वायर करो, साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई बाय टी, दैट इज 2 पाई बाय, फिर से वही पाई बाय 4 इंटू टाइम, टाइम कैसा है 4/3 सेकेंड्स, है ना। अब यहाँ पर लेट्स पुट द वैल्यूज, ये 4 और 4 गेट्स कैंसिल्ड, आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू साइन ऑफ पाई/3। देख लो एक बार, चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, माइनस की साइन भी है ना, और तो कुछ छूट नहीं रहा, चेक करो सभी लोग। साइन 60 दैट इज √3/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं √3/2, है ना। तो आंसर कम्स आउट टू बी, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी। क्या आ रहा है देखो, √3/32 पाई स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, आसान था, है ना। इस तरह का एक और क्वेश्चन बना है, अगर ये वाला सवाल सपोज आपने लिख लिया है अपने पास, तो हैंड डाउन कर लेना एवरीवन, यस। अगर लिखना बचा है तो हैंड रेज रखो। Sir, हाँ हाँ बोलो। sir, this participant window is coming. Yes, sir. Not okay. हो जाए तो हैंड डाउन करो, ठीक है। या मैंने जो साइड में लिखा है ये फॉर्मूलाज हैं, राइट, ये अपन जानते हैं, लेकिन फिर भी लिखना है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, श्रेयांश एंड कार्तिक लिख लो जल्दी से, फटाफट से। हाँ डाउट सेंड में लेते हैं। सर हाँ मैं भी, बोलो बोलो। सर मेरा हैंड डाउन नहीं नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, आपका हैंड डाउन है ऑलरेडी, नो इश्यूज। आई कैन, मतलब तो आपके एंड पे नहीं, मुझे रिफ्लेक्ट सर मैं अप रखा था। ओ ओ ओ ओके ओके, ठीक है ठीक है। So my hand is also. हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर लो कर लो, आई वेट, नो इश्यूज।
नहीं सर, आई हैव रिटन लाइक Okay. मेरा खत्म हो गया है. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलो अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई विल गिव ऑल द टाइम बिकॉज आपके पास शीट्स होंगी, तो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आई थिंक दैट सफाइसेस. ओके, अगला सवाल लिखो सभी लोग. क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, एक कर्व दिया है, ठीक है. अब की बार ऐसा दिया है कर्व, ध्यान से देखेंगे सब लोग. Okay, this is velocity versus time ग्राफ दिया हुआ है. दिस इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. ओके या चलो मीटर में ही ले लें, मीटर में ले लेते हैं. दिस इज 0.2, ये भी है, या यहाँ पे लेते हैं 2, इसको लेते हैं -2. लेट द टाइम वैल्यूज बी 1, 4, स्टार्ट फ्रॉम 4. दिस इज इस तरह से ये 0, ठीक है. यहाँ पर आता है 8, फिर आता है 12, 16, है ना. तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे अपन 20 एंड सो ऑन, राइट. यहाँ पर आ जाएंगे 24, 28 और फिर 32. लेट मी चेक. ठीक है, तो अपने पास टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दिया है. हमें कहा जा रहा है कि फाइंड आउट उस पार्टिकल के लिए उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स, ठीक है, एंड 16 सेकेंड्स. इस सवाल का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, विद इन अ सेकेंड आंसर आएगा. कौन कौन ट्राई कर सकते हैं, जरा हैंड रेज करो. विद इन अ सेकेंड आंसर आएगा, ये सबसे बड़ा हिंट है. देखिए t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 16 सेकेंड्स पर क्या एक्सेलरेशन होगी, ग्राफ देखकर बताना. विद इन अ सेकेंड आंसर आएगा. स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. एक और बड़ा हिंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ दिया हो, काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ देखो कैसा स्लोप आना चाहिए, t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 16 पर. ओके, एक आंसर लेते हैं कुशल से. हाँ कुशल, क्या लगता है? बोलो बोलो. सर एक बार रिपीट कर देंगे. क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिखा है. नहीं, आप मुझसे क्या पूछा वो एक बार रिपीट करेंगे. यही क्वेश्चन का आंसर. एक्सेलरेशन क्या होगी एट t इज इक्वल टू 8 एंड 16. विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. कुशल, अच्छा चलो ठीक है. लेट्स टेक आयुष. बोलो बोलो. 0 होगी. 0 होगी, क्यों, समझाओ सबको. हाँ बोलो. सर 2 रीजन है. एक तो VT ग्राफ का स्लोप. बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ तो वो हम लोग एक्सेलरेशन देता है. यस, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. और ऑब्वियस बात है dv बाई dt यही तो स्लोप होता है कि नहीं. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यही तो होता है, और इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो हाँ, दूसरा रीजन बोलो. अगर ऑसिलेशन के व्यूज से देखें तो V मैक्स है. V मैक्स यानी वो राइट. तो जब वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है तब क्या, हाँ तब क्या होगा, तब पार्टिकल कहाँ होना चाहिए? मीन पोजीशन. तो देखो सभी लोग, हमने क्या पढ़ा था एक एसएचएम के बारे में, कि एक एसएचएम में आपके पास एक पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहा है x इज इक्वल टू -a 0 और x इज इक्वल टू a के बीच में, सब हो क्या रहा है,
यहाँ से जब पार्टिकल सेंटर से पास करता है, याद को मैंने बताया था यहाँ पर पार्टिकल के लिए वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर पार्टिकल सेंटर पे है, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल सेंटर पे है तो एक्स कैसा है, 0, तो उसकी एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, 0। और v मैक्सिमम में ये कैसे पता चल रहा है, इधर उधर मत देखो, ऑन द ग्राफ देखो, ग्राफ क्या लिखता है, t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 16 सेकेंड्स पर तुम देखोगे जो वेलोसिटी है यहाँ पर भी मैक्सिमम हो रही है, मतलब दूसरे भले डायरेक्शन ऑपोजिट है बट द स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो देखो मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पर भी देखो मैक्सिमम हो रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि 8 और 16 पर पार्टिकल ओरिजिन से पास कर रहा है या मीन पोजीशन से पास कर रहा है। तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो ऑलवेज एट द मीन पोजीशन force acting on the particle is also 0 and its acceleration is also 0। force क्यों 0 है, क्योंकि force कैसा होता है, force भी तो x पे डिपेंड करता है। SHM में F is equal to minus kx, याद है सबको। तो अगर x 0 है तो force भी कैसा हो गया, 0। सही कह रहे हैं, क्लियर हुआ क्या सबको? ये एक तरीका देखने का। और दूसरा, इतना कुछ करना ही नहीं है, सीधा ग्राफ का यहाँ पे देखना है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय टैंजेंट, है कि नहीं। टैंजेंट को देखो कि कितना एंगल बना रही है, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे टैंजेंट पैरेलल टू टी एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एंगल कैसा हो गया, 0। अगर एंगल 0 तो टैन ऑफ 0 इज 0। और स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। ये बात सबको याद है क्या? अगर आपके पास ऐसे x और y का एक ग्राफ आता है, अगर यहाँ पे मैं कहूँ ये 60 डिग्री है, इस लाइन का स्लोप बताओ, तो आप क्या करते हो, tan ऑफ 60 डिग्री करते हो कि नहीं। और सपोज मैं कहता अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप बताओ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए थीटा कैसा हो जाता है, 0। तो tan ऑफ 0 यानी कि स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन है 0। तो यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन का स्लोप दिख रहा है हमें, 0 है। अगर लाइन का स्लोप 0 है मतलब एक्सेलरेशन कैसी हो गई, 0, राइट। क्योंकि किसका स्लोप है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। क्या हमें ये बात क्लियर हो रही है? अगर हाँ तो कृपया हैंड रेज करें। क्लास क्लास अच्छा, कृपया हैंड डाउन करें। अगर ये बात क्लियर हो रही है तो कृपया हैंड डाउन करें क्लास। मैंने जो भी दो चीजें समझाई कि व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैक्स, हमको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल कहाँ पर है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे फोर्स कैसा लगता है, kx माइनस kx, इसीलिए 0। और एक्सेलरेशन भी कैसी हो जाती है, 0, राइट। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों हो जाते हैं 0। ठीक, इजी था क्वेश्चन। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, और खासकर जब आप नीट का पेपर दे रहे हो या अगर आपके जेई के पेपर में आप देखोगे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है ना, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं जो फटाक से आंसर देते हैं। आप अगर एनटीए अभ्यास ऐप पे जाओगे ना तो आपको इस तरह के इजी क्वेश्चंस काफी मिलेंगे। एनटीए अभ्यास ऐप गवर्नमेंट का एक ऐप है जो जेई और नीट के जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, राइट, बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वो एजेंसी है जो जेई और नीट का पेपर ऑर्गेनाइज कराती है, और भी कई पेपर्स कराती है जैसे आई थिंक एनईटी वगैरह एक्सेट्रा। लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस आपको, इस तरह के क्वेश्चन शायद उसमें मिल जाएं, इजी क्वेश्चंस मतलब। ठीक है, चलो आगे देखें, मतलब जो विद इन सेकेंड्स काम हो जिसमें। अगला क्वेश्चन समझो, आपके पास अब की बार फिर से देखना, हाँ, x वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। ग्राफ बेस्ड काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार एसएचएम के पेपर में, मतलब एसएचएम वाले पार्ट में, है ना। ठीक है, देखो ग्राफ ऐसा दिया है, देखिए कर पाते हो क्या आपकी बार? ओके, सो पार्टिकल अब हमें दे रहा है कि एक पार्टिकल का मास है 2 kg। ठीक है, आपको बताना है अगर ये x वर्सेस t का ग्राफ है, यहाँ पर दिस इज गिवन एज 0 4 नहीं 0 14, क्या कर रहा हूँ मैं, 0 0 0 7 14 एंड सो ऑन। ठीक है, और टाइम जो दिया हुआ है दैट इज गिवन एज सॉरी, x की जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज हैं दे आर 5 एंड -5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर्स में ध्यान रखना, जो टाइम है वो सेकंड्स में है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
what is the kinetic energy of the particle? What is the kinetic energy of the particle at t is equal to 4 seconds? ठीक है, या और इजी दें, at t is equal to 3.5 seconds, 7 seconds, ठीक है, एंड 14 seconds. चलो इजीएस्ट जो मैं दे सकता था ये एक, राइट. दूसरा निकालो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट, this is K1 is kinetic energy at x is equal to 0 and K2 is kinetic energy at x is equal to 7. चलो ट्राई करो, कैसे बनाएंगे? शुड आई गिव अ हिंट? कौन कौन चाहता है हिंट दूं मैं, या फिर कौन कौन ट्राई करना चाहता है, कौन कौन हिंट लेना चाहता है, वो लोग हैंड रेज करो. एक बार आप हिंट दे दो फिर बनाएंगे. ओके ठीक है. हिंट ये है कि इस ग्राफ के जरिए आप x और t की इक्वेशन लिखो, x और t में, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करो और वेलोसिटी वाली इक्वेशन लेकर आओ. फाइंड आउट द वेलोसिटी एट दीज टाइम्स एंड देन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², है कि नहीं? चलो अब ट्राई करो. मैं ही सॉल्व करूं? एक कोई मेरे साथ आएगा या चलो मैं करते जाता हूं, आप देखते जाओ. हाँ, ऊपर मत देखना ऑन द स्क्रीन, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं. अगर आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आप देख लो. ठीक, चलो. देखो यहाँ पर सब लोग, तो हमारे पास इस तरह से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है ना. इजी है क्वेश्चन. आपके पास x और t के बीच में एक बार इक्वेशन आ गई तो उसको डिफरेंशिएट करना है. वेलोसिटी की टर्म्स में इक्वेशन आ गई तो वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ टाइम. अब बस अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी निकालते जाओ और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी निकालते जाओ, हाफ mv². ठीक, जो मैंने टाइम दिए हैं वो कुछ इस तरह से दिए हैं कि आपके पास आंसर काफी आसानी से आ जाएगा. एग्जाम्पल के लिए लेट्स सी एट t इज इक्वल टू, हम लोग लेट्स से देखना चाहते हैं 3.5 है ना. 3.5 मतलब हो गया 7/2. ठीक है, तो t की जगह आप 7/2 डालो. ठीक है, सो यू विल हैव वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ जो भी दिया हुआ है 10 π/1400 लेट्स से. ठीक है, इनटू क्वेश्चंस. ऐसे ये नंबर्स देके डरना नहीं, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स, ऐसा होता है आपके पास IIT AI में ऐसे आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, अब स्मॉल t की जगह आप डालोगे 7/2 या 3/5. ठीक है, 2 और 2 गेट्स कैंसिल, 7 और यहाँ पे आ गया 2 जा. देखो cos π/2, cos π/2 इज 0, यानी कि वेलोसिटी कैसी हो गई? 0. मतलब काइनेटिक एनर्जी एट 3.5 सेकेंड्स कैसी आ जाएगी? 0. ठीक है, तो ऐसे कई बार इजी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, आंसर निकाल देने का फटाक से. ठीक है, अच्छा ये एक तरीका हुआ. दूसरा लॉजिक लगाओ. 7 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स पे क्या दिख रहा है? देखो
7 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स पे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वापस आया हुआ है x इज इक्वल टू 0 पे। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है? दिस इज मीन पोजीशन, है कि नहीं? मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे हम क्या जानते हैं? वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है? ए ओमेगा, और ए ओमेगा में एक्सप्रेशन में ए डालो, ए कितना है? 5/100 राइट मीटर्स, और ओमेगा कैसा है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है? 14। बस आ गया आंसर, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही ऐसा दोनों जगह पर होगा, 7 के लिए भी और 14 के लिए भी। मतलब t इज इक्वल और t इज इक्वल टू 3.5 के लिए, उसके लिए और भी आसान है। देखो t इज इक्वल टू 3.5 मतलब यहाँ पर, ठीक है, एकदम सेंटर में। मतलब पार्टिकल अभी कहाँ पे है? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते ही पार्टिकल क्या करता है? रुक जाता है। याद आ रहा है सब लोगों को? पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करता है, जूम, यहाँ रुकता है, फिर जूम, फिर जूम, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, डांस कर रहा है यार, वो डांस कर रहा है एकदम इसी तरह से, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कैसी होती है? 0। रुकता है तभी तो वापस आ पाता है। कोई अगर रुकेगा नहीं लाइफ में तो वापस कैसे आ पाएगा? तो जा रहे हो किसी दिशा में, वहां से वापस आना है तो रुकना तो पड़ेगा ना। सो बाय द टाइम यू टर्न, तुम यहाँ पे कैसे हो जाते हो? 0 वेलोसिटी वाले। 0 वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाती है? 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है 0, है ना? तो ये कैसी पोजीशन है? एक्सट्रीम, मतलब यहाँ पर 3.5 पर वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? 0। बस ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, राइट? आई होप जो मैं कह रहा हूँ क्लियर हुआ है सबको, ठीक है? सो अब x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना, क्योंकि मीन पोजीशन है, तो मतलब a ओमेगा, और वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 7 फिर से कैसी होगी? a ओमेगा, मतलब यहाँ पर भी a ओमेगा वेलोसिटी, यहाँ पर भी a ओमेगा वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी? सेम, है ना? तो अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो रेशियो कैसा आएगा? 1:1। कुछ करना ही नहीं था, विद इन 5 सेकेंड्स क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमने क्या किया? देखो हम लोगों ने ये लॉजिक लगाया कि जहां पर भी पार्टिकल है समझने की कोशिश करो। ये फैक्ट याद रखो कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी पे होता है। तो 0 पे, 7 पे और 14 पे वो कहां पे है? x इज इक्वल टू 0 पे। देखो ये x है, ये x इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है ना? इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। किसके इक्वल होगी? a ओमेगा के। वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर लेट्स से मैंने t इज इक्वल टू 3.5 बोला है, तो देखो ध्यान से कहां लाई करेगा? यहाँ पे। तो पार्टिकल उस समय कहां पे? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है? 0। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो एट दिस पॉइंट क्या मैक्सिमम है? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो वेलोसिटी कैसी हो गई? 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी? 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर 0, मैक्सिमम, फिर 0, मैक्सिमम, फिर 0। यहीं पे तुम्हारे सवाल का जवाब आता है। याद है उस दिन मैंने एक बात कही थी कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, यहीं पर उसका जवाब मिल रहा है। देखो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का क्या मतलब है? कि तुम्हारे लिए जितनी पॉसिबल वैल्यूज है तुमने वो सब पा ली, उसको कहते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना, है ना? एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में जो जो उसके लिए लाइफ स्टेजेस हैं, लेट्स से अगर उसने वो सारी लाइफ स्टेजेस पूरी कर ली, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? उसने अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दी। नाउ ही इज रेडी फॉर नेक्स्ट ऑसिलेशन, राइट? लेट्स से तुम पुनर्जन्म नगर में मान लो, ठीक है? सो क्या हो रहा है बेसिकली? द कॉन्सेप्ट समझो, मतलब डोंट गेट अस्ट्रे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने एक ऑसिलेशन पूरी कर ली तो अपने अपने पूरा लाइफ टाइम पूरा कर लिया, ठीक है? ऐसे ही वेव के लिए भी होता है ना? ये अभी यहाँ से इसका एक लाइफ का हाफ स्पैन हुआ है, लेट्स से अभी 50 साल का हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब वेव का अगला 50 साल यहाँ से शुरू हो रहा है, सपोज मान लेते हैं वो 100 साल जीती है, राइट? ऐसा। ये बात समझ पा रहे हैं क्या सब लोग मैं क्या समझा रहा हूँ? कि लेट्स से दिस वेव लिव्स फॉर 100 इयर्स, ठीक है? ये 100 इयर्स है लेट्स से, तो यहाँ 50, इसने अपनी आधी जिंदगी पूरी की अभी 50 तक, राइट? लेकिन काइनेटिक एनर्जी का क्या? जब आप काइनेटिक एनर्जी को समझने की कोशिश करोगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कैसी थी? जब पार्टिकल के लिए वो अपनी मीन पोजीशन पे था तो यहाँ तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ जाके वेलोसिटी कैसी हो गई? मिनिमम एंड इक्वल टू 0। यहाँ फिर से वेलोसिटी कैसी हो गई? मैक्सिमम, राइट? अच्छा, ऐसा होने में जब स्पीड हाई मैक्सिमम मिनिमम पे चल रही थी,
यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे स्पीड फिर से कैसी हो गई, मैक्सिमम। क्यों लिखा है ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि इन पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं। ये x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है ना? तो इसीलिए वेलोसिटी मैक्सिमम है हियर। एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। बच्चा कई बार ना यहाँ देखने की कोशिश करता है, यहाँ मत देखो, ये x का ग्राफ है, मैं v की बात कर रहा हूँ, है ना? ओके, सो एट x इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि x इज इक्वल टू a माइनस a और x इज इक्वल टू a पर पार्टिकल के लिए स्पीड है 0। ठीक ठीक। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी के साइकिल को समझो। काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है? यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम। स्पीड तो अपना फिर भी डायरेक्शन बदल रही है, देखो स्पीड तो अपना फिर भी डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? इस जगह पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम हो गई, है कि नहीं? यहाँ फिर कैसी हो गई? मैक्सिमम। मतलब यहाँ आते आते उसने अपना एक साइकिल पूरा कर लिया, वैसे ही यहाँ आते आते उसने अपना फिर से एक और साइकिल पूरा कर लिया। तो देख रहे हो वो डबल फ्रीक्वेंसी से चल रही है। जितने में ये अपना एक साइकिल पूरा कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी अपने 2 साइकिल पूरे कर ले रही है। अब वो अपने अगले साइकिल के लिए तैयार है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज हाउ काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम 4 बार हो गया ऐसा। देख पा रहे हो ये सब लोग? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? हमने क्या लिखा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। याद आ रहा है वो? ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। उससे हम लोग ये लेकर आए थे एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, राइट? ये किसकी बात हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी की और फ्रीक्वेंसी की। तो काइनेटिक एनर्जी कितने बार ऑसिलेट कर रही है? जब तक पार्टिकल एक बार ऑसिलेट कर गया, काइनेटिक एनर्जी में 2 बार ऑसिलेशन आ गया। देखो यहां पर मैक्सिमम थी, ओवर हियर मिनिमम हुई और यह मैक्सिमम हो गई, ये उसकी एक ऑसिलेशन पूरी हुई। फिर यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे दूसरी ऑसिलेशन पूरी हुई। तो काइनेटिक एनर्जी ने 2 ऑसिलेशन कर ली जब तक इसने एक ऑसिलेशन की, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो हैंड रेज करो, अगर ये पॉइंट क्लियर हो रहा है तो। इन द टाइम इन विच पार्टिकल इज कंप्लीटिंग जस्ट 1 ऑसिलेशन, काइनेटिक एनर्जी अपनी 2 ऑसिलेशन कर चुकी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। ओके, कोई डाउट होगा प्लीज अगली क्लास में थोड़ा पहले आना, ये चीज फिर समझ लेना, राइट? ओके, इस तरह का सवाल पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में। तुम लोग जब एचसी वर्मा पढ़ रहे होगे ना, तो एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिया हुआ है, उसको एक बार देखना, ठीक है? चलो अब कुछ और पढ़ते हैं। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला था? यस, आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एक और चीज पढ़ते हैं। हेडिंग देना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हेडिंग दो। ओके, क्या होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? आपके पास एक स्प्रिंग है, उससे आपने एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया है ना? स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ब्लॉक का मास दिया हुआ है, लेट्स से स्मॉल m। वैसे तो अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको शुरुआत से पढ़ते हैं और काफी अंडरस्टैंडेबल है। मतलब तुम्हारे जो टिप टॉप पेन नहीं होती है, उसके ऊपर से स्प्रिंग निकाल दो। आई थिंक मैंने पहले भी कभी किया था ये क्लास में। उसको दबाओ, देखो वो थोड़ा 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 ऑसिलेट कर रही होगी। सो यहाँ पर लेट्स से हम लोग एक स्प्रिंग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है? मास ले लेते हैं m। अभी स्प्रिंग न एक्सटेंडेड है न कंप्रेस्ड है। मैं रिपीट करता हूं, अभी स्प्रिंग न एक्सटेंडेड है न कंप्रेस्ड है, बस अपनी नेचुरल लेंथ में है। तो इसको कहेंगे स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। हमने क्या किया? स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। क्या किया? स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया।
और उसको यहाँ ले आया ऐसा, तो यही ले आते हैं ऐसा। अब मास आ गया थोड़ा दूर, यहाँ लाकर हमने स्प्रिंग को छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही आपने स्प्रिंग को छोड़ा, आपने क्या किया, व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग को एक पोटेंशियल एनर्जी दान कर दी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, याद करो, हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है क्या सबको, ये वर्क पर एनर्जी में हमने पढ़ा है। और स्प्रिंग की इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये जो के होता है क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और m क्या है, मास। इसको लिख लो अगर जरूरी समझो तो, है ना, ठीक, ओके। नाउ व्हेन यू हैव एक्सटेंडेड द स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग को एक पोटेंशियल एनर्जी दे दी और छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब इस पॉइंट पे जब आपने छोड़ा इस स्प्रिंग को, कोई वेलोसिटी नहीं थी इसके पास, आपने बस ऐसे रखा एंड यू लेफ्ट द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग क्या करेगी, धीरे 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 यहाँ पर स्प्रिंग को कोई फोर्स खींच रहा होगा। क्या कहते हैं इस फोर्स को, स्प्रिंग फोर्स। क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स। याद है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। इसका मीनिंग क्या है, अगर लेट्स से मैं मार्क कर लूं इस पोजीशन को ऐसा कुछ, लेट्स से जिस पोजीशन पे वो नेचुरल लेंथ में था, लेट्स से उसको हम लोग x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। जैसे ही मैंने उसको एक्सटेंड किया, लेट्स से दिस एक्सटेंशन इज x, है ना, जितना ज्यादा आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो उतना ही ज्यादा वो स्प्रिंग जिस चीज ने उसे खींचा उसे वापस खींचने के लिए फोर्स लगाने लगती है। एक स्प्रिंग कभी भी जो फोर्स लगाती है दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसका मीनिंग क्या है कि जब ये ब्लॉक वापस आने लगेगा वो क्या परफॉर्म कर रहा होगा, SHM, यही तो हमने पढ़ा है, SHM की भी तो यही परिभाषा होती है। और स्प्रिंग के लिए इसको हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ, HOOKES, राइट। हुक्स लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे या कंप्रेस करोगे उतना ही वो एक फोर्स लगाएगी वापस, ताकि ब्लॉक अपनी या वो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाए। मतलब स्प्रिंग से सहन नहीं होता कि आप उसको या तो एक्सटेंड कर दो या कंप्रेस कर दो, वो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाने लगती है। कौन सा फोर्स लगाने लगती है, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको अपने पास लिखना, रीस्टोरिंग फोर्स। कहने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग भी कैसा मोशन कर रही होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल सी बात है। अब थोड़ी देर के बाद जब वापस स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगी, मीन पोजीशन पर पहुंचेगी, तब स्प्रिंग का x तो 0 हो चुका है, अब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। सही कह रहा हूं, स्प्रिंग का x 0 हो चुका है, मतलब F की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। मतलब देयर इज नो रीस्टोरिंग फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स टू इट्स मीन पोजीशन। इस तरह की पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल द स्टेट व्हेन देयर आर नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। कोई बता सकता है क्या, देयर इज अ टर्म फॉर इट, ई से शुरू होता है। जिसको याद है वो लोग हैंड डाउन करो। There is a term in Newton's laws of motion, जब net force on the particle 0 हो, क्या कहते हैं, the system is in E से एक टर्म है, EQ समथिंग, याद आ रहा है तो हैंड डाउन। सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। वैसे जवाब नहीं देना था, आपने दे दिया, चलो ठीक है। तो whenever the particle is at its mean position, since the net force acting on the system is 0, system is said to be in equilibrium। और 0 क्यों, देखो इस पर एक नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ग्राउंड कैसा लगा रहा होगा, हम लोग ने पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और कोई स्प्रिंग फोर्स तो है ही नहीं, क्योंकि x 0 है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्प्रिंग कोई फोर्स ही नहीं लगाएगी जब वो अपनी मीन पोजीशन पे है। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन पार्टिकल भले 0 वेलोसिटी से शुरू हुआ था, लेकिन हमने सिस्टम को क्या दे दी थी, खूब सारी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस एक्सटेंडेड पोजीशन में सिस्टम के पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, इनफैक्ट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, और किसके इक्वल थी, हाफ के एक्स स्क्वायर के। तो जब पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी होगी 0, तो कहां जाएगी,
इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। इस वजह से जब पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर पहुंचेगा, भले उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, लेकिन यहां आते 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 उसको एक वेलोसिटी मिल चुकी है, इसीलिए वो वेलोसिटी कहलाएगी वी मैक्स। और अब ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, जाता चला जाएगा वापस से, और फिर से कंप्रेस हो जाएगा। मतलब लेट मी ड्रॉ इट हियर, थोड़ा सा कंजेस्टेड है बट चला लो, ठीक है। देखो अब ये पार्टिकल पहुंच जाएगा इस पोजीशन में, देखना, डिग 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 डिग। ठीक है, अब यहाँ पर बना देते हैं अपन ऐसा कुछ पार्टिकल, और ये कंप्रेस्ड पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग है ना। तो स्प्रिंग यहाँ पर वापस अपनी नेचुरल लेंथ में तो आ चुकी है थर्ड वाले केस में, लेकिन उसके पास अब की बार कुछ काइनेटिक एनर्जी है, राइट। इनफैक्ट वो कैसी है, मैक्सिमम है इस जगह पर, और किसके इक्वल है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के। ठीक, क्लियर हो रही है सबको ये बात? बड़ी प्यारी कहानी है, इसको ध्यान से सुनना। ओके, अब यहाँ पर जो वो पार्टिकल वापस एक्सटेंड हो, मतलब एक्सटेंड तो था, नेचुरल लेंथ पे आया, इसके पास वेलोसिटी थी, तो ये ब्लॉक आगे चलता चला गया। इससे क्या हुआ, इससे स्प्रिंग कंप्रेस होती चली गई, और फिर से स्प्रिंग में क्या आ गया, कुछ कंप्रेशन। यानी कि अब अगर फिर से एक्स अस्तित्व में आ गया, यानी कि कंप्रेशन अस्तित्व में आ गया, फिर क्या लगने लगेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स अब की बार क्या चाहेगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, यानी कि हम लोग अभी इस एक्स इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड पे आ गए हैं, है ना। तो लेफ्ट साइड पे एक्स कैसा है, नेगेटिव, राइट साइड पे एक्स कैसा था, पॉजिटिव। क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव है ना, बिकॉज एक्स इज नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड, उस पार्टिकल के लिए अब की बार जो फोर्स लग रहा होगा कैसा लगेगा, टुवर्ड्स द राइट साइड। देखो क्या कहता है आपके लिए, हुक्स लॉ क्या बताता है, हुक्स लॉ ये बताता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब जब x नेगेटिव है फोर्स कैसा लगेगा, पॉजिटिव। यानी कि अब ये पॉजिटिव फोर्स फिर से धक्का लगाएगा इस मास पर, ताकि ये फिर कहाँ चला जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। फिर ये पहुंचेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिर से फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन अब फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी कैसी हो चुकी होगी, मैक्सिमम। इसीलिए अब ये यहाँ पे नहीं रुकेगा और फिर चला जाएगा एक्सट्रीम पे। इस तरह से आना जाना लगा रहेगा, राइट। यही बोलते हैं साधु संत, आना जाना लगा रहेगा, राइट। तो यही हो रहा है, आना जाना चल रहा है। SHM is what this simple spring block system is executing. तो इसे कहते हैं execution of simple harmonic motion for a spring block system. क्या हमें बात समझ में आ रही है, हो क्या रहा है? तो जब वो पार्टिकल LHS में था, वापस उस पर फोर्स लगने लगा, जो कि उसको अपनी अपनी मेन पोजीशन पर ले आएगा, और जिस मैक्सिमम पोजीशन तक ये पार्टिकल जा रहा है वो क्या कहलाएगा, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड। तो जहां पर x इज इक्वल टू एक्स मैक्स है, इसको मैं कह सकता हूँ इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। वापस भी जब ये जाएगा तो उतना ही x पीछे जाएगा जितना x ये आगे गया था। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अगेन x इज इक्वल टू माइनस एक्स मैक्सिमम या माइनस ए। इसको आप कह सकते हो x इज इक्वल टू प्लस ए। ठीक, कौन कौन ऐसे श्रद्धालु जन हैं जिन्हें जीवन के आने जाने के बारे में सुनकर कुछ समझ में आ रहा है, वो लोग हैंड रेज करें। जीवन में आना जाना लगा रहेगा, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो वो श्रद्धालु जन कृपया अपने हाथ उठाए। हाँ चलो, श्रद्धालु जन समझ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़े। चलो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, ध्यान से सुनना, इसको मैं आप लोग को दे दूंगा, इसको नोट डाउन कर लेना, अभी सिर्फ समझो, ठीक है। अब ना दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझो। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसमें मैंने एक F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वेशन लिखी थी, है ना। तो अब इस इक्वेशन से लेट अस ट्राई टू डिराइव समथिंग। हम लोग वो टाइम पीरियड डिराइव करने की कोशिश करते हैं जिसमें ये अपनी एक ऑसिलेशन पूरी करेगा। सो नाउ फॉर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वी हैव अंडरस्टूड, for a spring block system,
इससे मैं आपको एक जनरल अप्रोच भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस में कई बार अलग अलग तरह के सवाल आते हैं कि इसका टाइम पीरियड फाइंड करो, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग वो देखेंगे। लेकिन उसके पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझो। तो अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए हमें क्या बात समझ में आई कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल है, माइनस के एक्स के। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, मतलब आपका पहला स्टेप क्या होता है कि हमेशा फाइंड आउट करो व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। जो सिस्टम को थोड़ा सा भी अगर वो इक्विलिब्रियम की या तो राइट गया है या लेफ्ट गया है, जो वापस इक्विलिब्रियम पे खींच कर लाना चाहता है। सो रीस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स which acts on the particle to make sure that it comes back to its initial या फिर mean position, जहां से उसने अपना ऑसिलेशन शुरू किया था। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे केस में कैसा आ रहा है, माइनस के एक्स। ये पहला स्टेप होता है लिखना, और कोइंसिडेंटली हमारे केस में हुक्स लॉ भी यही कहता है, माइनस के एक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है F इज इक्वल टू एम ए लिखो। ठीक, उसके अगला स्टेप होता है A इज इक्वल टू, लिखो क्या वैल्यू आती है, माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स। ठीक, ऐसे ही होगा। अब याद करो कि एसएचएम में हमने क्या पढ़ा है, एसएचएम के लिए हमने पढ़ा है एक ऐसा होता है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो क्या निकल आएगा, ओमेगा। क्या निकल आएगा, ओमेगा। ये अपना अगला स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था रीस्टोरिंग फोर्स लिखो, अगला स्टेप था F इज इक्वल टू एम ए लिखो, और थर्ड स्टेप था एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन लेके आओ और उसको कंपेयर करो, लाइक ट्राई टू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर बेसिकली, है ना। ये अपना अगला स्टेप था। अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर निकालो, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, देखो ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट इक्वल टू के बाय एम, है ना। अब ओमेगा और टाइम पीरियड का तुम रिलेशन जानते हो, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का तुम रिलेशन जानते हो, इससे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकल आएंगे। देखो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो पहले ओमेगा लिख लो, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम का अंडर रूट, यहां से टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय टी इज द, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड टी। क्या होगा यहाँ से टाइम पीरियड, कैलकुलेट करो तो टी निकल के आएगा, टी निकल के आएगा, देखो कितना आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो स्प्रिंग यानी कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और दूसरा मास ऑफ द ब्लॉक। और कोई सिस्टम नहीं, कोई और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, इसको एज अ नोट लिखोगे। चलो पहले एक सवाल बनाते हैं, फिर नोट लिखना। पहले सिर्फ ये स्टेटमेंट अपने पास लिख लो जो अभी मैंने बताया, जस्ट दिस वन स्टेटमेंट, या चाहो तो ये पूरा पेज लिख लो, चलो दिस वन पेज एंटायर, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है जो यहाँ पर अपन ने एंड में कोने में लिखी हुई है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए, किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड इज गिवन एज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। ये 12वीं के एंड तक याद रखनी है अपन को। ठीक है, कूल। चलो आगे बढ़े, लिख लिया सबने, जैसे ही लिख लो तो हैंड डाउन कर लेना। ठीक है, चार लाइन है, धड़ाधड़ लिखो एकदम, 4 लाइन 5 सेकेंड। चलो 3 लोग और बचे, ओके लिखते जाइए भैया। याद रखना, सिर्फ हमने रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन लिया है जो इसको वापस अपनी मेन पोजीशन पर लाना चाहता है, और कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। जिन जिन का हो गया वो लोग हैंड डाउन कर लो। चलो ये एक्सप्रेशन लिख लो, सिर्फ इतना अभी के लिए इतना काफी है, बाकी इस चीज को इतने बार बार करोगे कि याद हो जाएगा एंड यू विल हैव द नोट्स। अगर सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिख लिया है तो आगे बढ़े, हैंड डाउन कर लो। सिर्फ लास्ट एक्सप्रेशन, सिर्फ ये एक बॉक्स बस। क्लास डन।
चलो आई एम मूविंग, ठीक है। ओके, बहुत अच्छी चीज समझना। आप क्वेश्चन है, आपके पास दिया जा रहा है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को आपने ना पुश किया या पुल किया, जो भी कह लो, लेट्स से ठीक है। सपोज यहां पर ऐसे करके एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको पुश किया या इसको पुल किया अपनी तरफ, यहाँ खड़े हो आप, ठीक है। आपने यहाँ पर इस पर एक धक्का लगाया और एक रोप से लेकर इसको पुश करते गए करते गए करते गए, आगे बढ़ते चले गए। और आपके दोस्त ने भी लगाया, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रही थी कि कौन ज्यादा खींच सकता है इस बॉक्स को, ठीक है। तो ये नेचुरल लेंथ में था, और फिर एक दोस्त ने ए डिस्टेंस तक खींच दिया तो दूसरे ने 2a डिस्टेंस तक खींच दिया। मतलब एक्सटेंशन जो तुम ले आए, एक में 2a था और एक में a था। ओ भाई साहब, ये थोड़ा हवा में उड़ गया है। सो लेट अस मेक इट लिटिल स्ट्रेट अब की बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, वैसे ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको ध्यान से देखना। यहां देखना, तो एक आदमी, सपोज आपका दोस्त सिर्फ ए तक खींच पाया इसको, लेकिन आपने बोला मैं तो भाई दमदार हूं, मैं 2a तक खींच के दिखाऊंगा। तो बोले ठीक है। अब दोनों ने बोला कि भैया ये देखते हैं कि कौन, हम दोनों में से कौन हम दोनों में से किस वाले के लिए टाइम पीरियड ज्यादा है। तो हम दोनों ने अपने अपने टाइम पीरियड निकाले कि ऑसिलेट करेगा अब जोम जोम जोम। दोनों ने अपने टाइम पीरियड निकाले, ठीक है, और टाइम पीरियड का रेशियो ले लिया। कौन बता सकता है टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? इट इज अगेन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पर टाइम पीरियड t1 है, यहाँ टाइम पीरियड t2 है। आपको निकालना है t1:t2 कितना है। दोनों के लिए मास सेम है, ठीक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है। चलो, जो जो जवाब दे सकते हैं वो लोग हैंड रेज करो। एक केस में एम्पलीट्यूड a, दूसरे केस में 2a, लेकिन m और k सेम है। और हमने अभी भी टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन पढ़ा है। हैंड रेज करो अगर जवाब देना चाहते हो तो। अच्छा, ठीक है। राहुल महाशय बोलिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए टाइम पीरियड का रेशियो? हेलो हेलो, यस सर बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ ओके सर। सर अरे सोचना नहीं है, बोलना है, फटाक से बोलो। चलो सोचो, यस सर। जब तक किसी से पूछते हैं। सर ओके, चैतन्य आज उत्सुक है काफी, बोलो बोलो। हाँ हाँ, सर t equals to 2 pi root m upon k। ठीक है। ये तो टाइम पीरियड हुआ, मैं कह रहा हूँ दोनों का रेशियो बताना है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो नो इश्यूज। कार्तिकेय से लेते हैं। हाँ कार्तिकेय बोलो। सर मेरे ख्याल से सर 1:1 हो। ओके ठीक है, एक और ऑप्शन लेते हैं।
श्रेयांश ट्राई करना चाहोगे? हाँ हाँ बोलो। हाँ श्रेयांश बोलो। हेलो श्रेयांश ट्राई करना चाहोगे? हेलो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जवाब है तेजस। सर 1:2 होगा क्या? चलो ये भी एक ऑप्शन आ गया, अपन ऑप्शन बना रहे हैं। पहला ऑप्शन आ गया 1:1, एक ऑप्शन आ गया 1:2 कितना 2, है ना? हाँ, तीसरा ऑप्शन आ गया, और बोलो, एनीवन एल्स? तेजस Sir, और 2:3. 2:3, ओके। और बताइए क्लास। और एक सर अभी तो मैं सोच रहा हूँ, तो ये हो गया, अभी तो हम सोच रहे हैं। चलो और बोलो, एग्जाम में नहीं आता ये, जल्दी बोलो। अच्छा, सवाल का जवाब है, मैं बता देता हूँ, सवाल का जवाब है 1:1। क्यों है ये समझना। डोंट गेट ईदर इनटू द सॉरो ऑफ नॉट बीइंग एबल टू आंसर द क्वेश्चन और द जॉय ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। नो, इन दोनों से हटो, समझो। सवाल क्या कहता है? सवाल आपको बोल रहा है एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालो, सॉरी टाइम पीरियड का रेशियो निकालो, लेकिन टाइम पीरियड मैथमेटिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एम पे और के पे। और यहाँ पर दोनों के लिए क्योंकि एम और के सेम है, तो एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी अजब गजब बात है, देखो। मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक ए इनके बीच में भी ऑसिलेट करने में, और यहां से यहां के ऑसिलेट करने में कोई टाइम का फर्क नहीं है। इसका मतलब जरूर क्या डिफरेंस होगा? स्पीड का डिफरेंस होगा। यहाँ पर बहुत तेजी से आ जा रहा होगा, जबकि यहाँ पे धीरे धीरे आ जा रहा होगा। इस वजह से दोनों में टाइम कैसा हो जा रहा होगा? बैलेंस। देखना यहाँ पे, समझना इस बात को। यहाँ पर इस वाले केस में जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी, है ना, क्योंकि इसको दोनों को टाइम सेम करना है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो यहाँ स्पीड को कम रखेगा, है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड को पार्टिकल कैसा रखेगा? ज्यादा, ताकि एक ही टाइम में लार्जर डिस्टेंस और स्मॉलर डिस्टेंस कवर हो पाए। ऐसा करते हो कि नहीं? दो गाड़ियां हैं, है ना, एक गाड़ी, दो लोग हैं, एक आदमी लॉन्ग कट से आया, ठीक है, और एक आदमी शॉर्टकट से आया। लेकिन अगर लॉन्ग कट वाले आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो जितने टाइम में शॉर्टकट वाला आदमी पहुंचेगा, उतने टाइम में लॉन्ग कट वाला भी पहुंच सकता है, क्योंकि शॉर्टकट वाला धीरे धीरे चल रहा था, लॉन्ग कट वाला फास्ट चल के आ गया, और दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे। क्या ये बात समझ में आई सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जिसको क्लियर हुआ हैंड रेज करो। दैट y is t का रेशियो 1:1। एक बार हैंड रेज करो क्लास। ओके, ठीक है, धन्यवादम। लेट्स गो टू नेक्स्ट सवाल। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अटकना है क्या इस क्वेश्चन पे? थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा कुछ और करना है? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा और देखना है। आपके पास लेट्स से अभी मैंने स्प्रिंग को अलग अलग पोजीशंस में लगा दिया, ठीक है। सपोज स्प्रिंग को एक पोजीशन ये दे दी, ऐसा कुछ सीलिंग से लगा दिया। यहां पर भी क्या किया? थोड़ा सा इसको नीचे पुल किया और इसको ऐसे ऑसिलेट होने दे लिया। मतलब व्हेन यू विल सी दिस, ये आपको ऐसा कुछ लगेगा, डिंग जिंग 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 जिंग, ऊपर नीचे हो रहा होगा, ठीक है। अब फिर से सोचना है वही चीज जो अभी अभी मैंने कही। यहां पर इस केस में जो टाइम पीरियड होगा उसको कंपेयर करना है दो और केसेस से। अब आपने क्या किया? एक लिफ्ट के अंदर इसको लगा दिया, ठीक है, फिर से इसको ऑसिलेशन में छोड़ दिया, और जो लिफ्ट है मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर से इसको ऑसिलेशन में लगा दिया और लिफ्ट को कैसा करा दिया? नीचे की तरफ मूव करा दिया। अब बताना है दोनों तीनों केस का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। लेट्स से एक और केस ले लेते हैं। अब की बार इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, ठीक है, थीटा एंगल है इंक्लिनेशन का। समझने की कोशिश करना। तीनों केस में हमने इस तरह से स्प्रिंग के साथ सेम मास को कनेक्ट किया है। हर केस के लिए मास भी सेम है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है। आपको क्या बताना है? सभी केसेस में क्या क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होना चाहिए। और एक बताएं, एक और ट्राई करें। ऐसा कुछ ग्राउंड से स्प्रिंग लगा दिए और यहाँ ऊपर मास रख दिए। अब फिर से पहले मास को थोड़ा सा नीचे दबाए और फिर छोड़ दिए, तो अब ये भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना।
इस तरह के कुछ गुड्डे गुड़िया होते हैं ना, कारों वारों में लगते हैं, जिसमें वो सिर ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, समथिंग लाइक दैट, तो वो भी स्प्रिंग वाला सिस्टम है। सभी केसेस में, है ना, सारे केसेस में टाइम पीरियड इज डिफरेंट या सेम? सेम। यही सबसे बड़ा आश्चर्यजनक पॉइंट है। इन किसी भी केस में टाइम पीरियड डज नॉट चेंज, बिकॉज टाइम पीरियड इज ऑलवेज 2 पाई under root of m by k, so it is same for all, same in all cases. क्या ये आश्चर्यजनक पॉइंट सब समझ पा रहे हैं? हाँ, अच्छा, अब एक नोट लिखो, क्योंकि सभी केसेस में रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग को आप टेढ़ा लगाओ, सीधा लगाओ, उल्टा लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो बिकॉज स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही है, तो अगर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वेशन आ गई, तो बाकी के सब स्टेप्स वही होंगे। कौन से स्टेप्स की बात हो रही है? इन स्टेप्स की। अगर ये स्टेप्स वही हो गए, एक जैसे ही हो गए, तो वापस ओमेगा सेम निकल के आएगा, ओमेगा सेम आएगा, तो टाइम पीरियड भी सेम आ जाएगा। ठीक, ये है इंपॉर्टेंट की फैक्टर पूरे सिस्टम को डिसाइड करने वाला, राइट? अच्छा, सपोज, अच्छा हाँ, मैं आपको एक नोट लिखा रहा था ना, सो हैव like note it down. Time period of a spring block system, time period of a spring block system is independent of मतलब डिपेंड किस पर नहीं करता, is independent of inclination मतलब थीटा, एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और क्या, एंड जी इफेक्टिव। क्यों कहा मैंने जी इफेक्टिव? याद करो, मैंने आप लोगों को ऐसे कुछ कराया था। इस वाले केस के लिए अगर यहाँ पे लेट्स से ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, है ना? तो T कैसा हो जाएगा? m ऑफ a प्लस जी, यानी कि G इफेक्टिव इज आपकी केस में a प्लस जी। जी इफेक्टिव मतलब अगर आप यहाँ पे लेट्स से इसका मास वे कर रहे होते, इसका वेट निकाल रहे होते, तो वेट बढ़ा हुआ आता है ना? याद है, अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर उठ रहा होता है तो वेट बढ़ा हुआ आता है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो वेटलेसनेस की फीलिंग होती है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल, अगर सपोज जी से गिरता तो, है ना? लेकिन अगर लेट्स से ए की वैल्यू जी से कम है थोड़ी सी, तो फिर से वही इक्वेशन आएगी, यहाँ पे टेंशन टी की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एम जी। तो हम क्या लिखते हैं? नीचे की तरफ है आपकी बार एक्सेलरेशन, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। यहां से क्या लिखते हैं? t इज इक्वल टू m ऑफ g माइनस ए, यानी कि अब की बार g इफेक्टिव कैसा होता है? एक्चुअल g से थोड़ा सा कम होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट अपने आप को हल्का महसूस करता। तो जब भी कभी लिफ्ट नीचे जा रही होती है ना, अगर आप अपने आप को वे करोगे वहां पे एक वेइंग मशीन में, हल्के पाओगे अपने आप को, ठीक है? जबकि ऊपर जा रहे होगे तो थोड़े से भारी पाओगे अपने आप को। ये याद आ रहा है सबको? लेकिन जी इफेक्टिव से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है स्प्रिंग के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड पर। ये तो हम कर चुके हैं, ये तो जानते ही हो सब लोग। बस मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी है, उस केस में एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है? मैंने केसेस में कराया था, अगर आपको याद हो, है ना? थोड़ा रिवाइज कर लेना अगर भूल गए हो तो, राइट? तो इन फैक्टर्स पे कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। होता किस किस पे है? डिपेंडेंट ऑन जस्ट एम एन के। मतलब एक और इसका मीनिंग है, लेट्स से अगर आप एक प्लैनेट पे हो, ठीक है, लेट्स से अर्थ, ठीक है, और फिर आप चले गए मार्स पे, सपोज यहाँ से कुछ सालों बाद तुम अपने बच्चों के साथ गए हो पिकनिक बनाने की, चलो मार्स पे चलते हैं, है ना? तो अब मार्स पे गए हो, वहां पे तुम्हारे बच्चे की इच्छा है कि हम लोग स्प्रिंग बैलेंस के जरिए अपना अपना वेट करें, ठीक है? तो वहां पे आप अपना वेट चेक कर रहे हो सब लोग स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, तो क्या पाओगे कि चाहे आप अर्थ पे अपना वेट लो वाया स्प्रिंग बैलेंस,
या फिर वाया स्प्रिंग बैलेंस, लेट्स से आप अपना वेट ले रहे हो या लेट्स से किसी भी चीज को वे कर रहे हो वाया स्प्रिंग बैलेंस, है ना, तो वेदर बी इट हियर और हियर, दोनों ही केस में आपके और लेट्स से उसमें कुछ टाइम पीरियड का रोल है, तो टाइम पीरियड दोनों ही केस में कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक, अर्थ पे करो मार्स पे करो, क्यों कहा अर्थ और मार्स, क्योंकि दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो अलग अलग होता है। इसको पढ़ेंगे व्हेन वी आर रीडिंग द चैप्टर ग्रेविटेशन, है ना। इसीलिए मून पे लेट्स से चले गए तो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो 1/6 होती है अर्थ से। ठीक है, ओके ठीक, ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, अपन लोगों को समझना है ये, या फिर जस्ट जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, जस्ट एम एंड के। क्या, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए सिर्फ। ठीक, एक और चीज मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूं जो कि इसके साथ स्टार्किंग डिफरेंस में है, उसको देखते हैं। फिर से देखें इसको, हमने क्या पढ़ा, हमने अभी भी पढ़ा कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2π√m/k। तो चाहे आप दूसरे फैक्टर्स कैसे भी वेरी करो, टाइम पीरियड सेम रहेगा। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज F = -kx। सो दूसरे फैक्टर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिफ्ट में लटका दो, सीलिंग में लटका दो, इंक्लाइन प्लेन पे लटका दो, अर्थ पे उल्टा लटका दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्स पे ले जाओ फिर भी वही टाइम पीरियड देता है, बड़ा ढीठ है सामान को। ठीक है, ओके। सो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि टीचर कैसा भी पनिशमेंट, अब तो नहीं दे सकते टीचर्स पनिशमेंट, लेकिन लेट्स से उनको बहुत बाहर असेंबली के समय बाहर खड़ा करा दो या फिर मुर्गा बना दो, कुछ भी कर लो, उनको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा ही है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक, ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज की ओर रुख करते हैं। उस नए टॉपिक का नाम है, नया तो नहीं, मतलब ये जानते ही हो तुम लोग वैसे, पेंडुलम, है ना। पेंडुलम क्या है, एक स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग जिसका कोई मास नहीं है। उस मासलेस स्ट्रिंग से आपने लगाया हुआ है एक बॉब को, टाई कर दिया एक बॉब को, कुछ इस तरह से। अब आपने क्या किया, इसको यहां लेकर गए और छोड़ दिया। सो लेट्स से यू ब्रॉट दिस टू अ न्यू पोजीशन, ऐसा कुछ, सपोज थीटा एंगल पर लेकर गए और यहां पर जाके इसको ऐसे ऐसे छोड़ दिया। क्या हो जाएगा, यहां पर इसके तरफ नीचे इसको एक फोर्स खींचेगा। कौन सा फोर्स, इस जगह लग रहा होगा एक फोर्स, यहां पर लग रहा होगा एक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, याद करो, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा कैसा होता है, पुलिंग फोर्स, खींचेगा इसको। एक फोर्स और होता है mg, याद आ रहा है सबको, कल ही हमने देखा था, है ना। अच्छा, फिर लेट्स से अगर यहाँ पर हम लोग ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना दें, ये जो कि ऑलरेडी है, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट दिस लाइन पास थ्रू इट, ये स्ट्रिंग वाली लाइन। ठीक, थोड़ा और स्ट्रेट कर लेना इसको, तो क्या मिलेगा, एक फैक्ट समझ में आएगा कि यहाँ जो एंगल है ओवर हियर, दिस इज सेम एज दिस वन। किस लॉजिक से, कि भैया अगर दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, क्या कह रहा हूँ, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उन पैरेलल लाइन से अगर आप एक दूसरी लाइन को ऐसे कट करते हो, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो बस इसी वजह से ये एंगल और ये एंगल भी कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। अब mg का क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरह से और दूसरा इस तरह से। ठीक, ले लो कंपोनेंट्स, ले लो, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। t के अलोंग, ये तो सीख ही चुके हो सर्कुलर मोशन में, तभी तो करते हो, t - mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ये सीखा है ना सब लोगों ने भैया, कल टेस्ट है तो याद रखो इसको। ठीक है,
mv²/r की जगह अपन स्ट्रिंग की लेंथ लिखते हैं, तो mv²/l। ये कल कई जगह टेस्ट में काम आने वाला है, ठीक है। ओके, अब सपोज यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, नाउ बात को समझो, कौन सा फोर्स है जो वापस इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खींच के लाना चाहता है, वही टेक्निक जो हमने पहले अपनाई थी, F रीस्टोरिंग, है ना। F रीस्टोरिंग को अपन कितना लिख देते हैं यहाँ पर, mg sin थीटा। क्या लिख देते हैं, mg sin थीटा। याद रखना, एक पेंडुलम भी क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे कर रहा होगा, देखो ऐसा, इस तरह से देखा है पेंडुलम को, है ना, करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन एक कंडीशन पे है। कंडीशन होती है दैट थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि टेंडिंग टू जीरो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब डिफरेंशिएशन समझ रहे थे। जब थीटा बहुत छोटा होता है, राइट, नॉट वेरी ह्यूज, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि लेट्स से तुमने बहुत हाई वैल्यू ऑफ थीटा ले लिया और फिर भी एक्सपेक्ट करो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करेगा, नहीं, है ना। तो थीटा को बहुत छोटा रखना है, एट वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। उसको प्रूव करो, कैसे प्रूव करोगे, देखो, F इज इक्वल टू साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, इट बिकम्स इक्वल टू थीटा। कब, जब थीटा बहुत छोटा हो। रेडियंस में जो भी थीटा की वैल्यू है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाती है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ आ जाएगा mg इंटू थीटा इज इक्वल टू, हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं क्योंकि थीटा इस तरफ बढ़ रहा है ना, जबकि mg साइन थीटा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आई होप सब समझ पा रहे हैं, है ना। mg साइन थीटा इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा। थीटा ऐसे बढ़ता है, mg साइन थीटा उल्टी दिशा में काम कर रहा है थीटा के, इसीलिए आई एम टेकिंग अ नेगेटिव साइन हियर, ठीक है, फोर्स में। अब ये mg साइन थीटा, ब्लू वाला जो कर्व बनाया मैंने डाउनवर्ड्स और ब्लू वाला अपवर्ड्स कर्व इज थीटा का इंक्रीजिंग, है ना। सो थीटा इज इंक्रीजिंग दिस वे, whereas mg sin theta is in the opposite way, इसीलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है, याद रखना। ओके, अब अगली बात हम क्या देख रहे हैं, ओके, अब आप लोग को याद होगा अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट कि आर्क लेंथ, देखो अगर ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक आर्क है, आर्क लेंथ लेट्स से s है, सर्कल का रेडियस r है ना, और ये एंगल थीटा बना रही है एट द सेंटर, तो हम क्या लिखते हैं, s इज इक्वल टू आर थीटा। कहाँ पढ़ा था ये, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, याद है सबको। तो अब लेट्स से ये पेंडुलम यहां से, ये वाला जो येलो कलर, सॉरी पिंक कलर से जो मैंने मार्क किया है, x डिस्टेंस चल कर गया है। कितना डिस्टेंस चल के गया है, x डिस्टेंस चल के गया है फॉर अ वेरी स्मॉल थीटा। याद रखना, ये अजम्पशन है, इसी के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वैलिड, ये याद रखना। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वैलिड ओनली फॉर थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अब तुमने x डिस्टेंस खींचकर लेकर गए हो, तो अब फॉर्मूला लिखो, थीटा को क्या लिख सकते हो, आर्क लेंथ, यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी है, s, x, यहाँ पे लिख सकते थे s बाय r, ठीक है, लिखो यहाँ पे s बाय r थीटा की जगह, और आगे बढ़ो, माइनस mg इंटू s बाय r, थीटा को लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला याद है सबको, ठीक, ओके। अब आर्क लेंथ कितनी है, मैंने कहा मैंने x लेंथ से खींचा है, इसी आर्क लेंथ के अलोंग तो खींचा है। अरे भाई ये सर्कुलर मोशन होता है कि नहीं, हमने पढ़ा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये सर्कुलर आर्क है ना, राइट। तो तुमने एक सर्कुलर आर्क के अलोंग कितना खींचा है, x डिस्टेंस से खींचा हुआ है, ठीक। सो इस s की जगह क्या आ जाएगा, x, और r मतलब ये वाला रेडियस कितना है, सपोज मान लो इसकी लेंथ l है, तो r की जगह क्या लिख सकते हो, l। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो किया हुआ उसका कंटिन्यूशन है। अब ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू कैसा आ रहा है, माइनस mg बाय l इंटू एक्स। किस तरह की इक्वेशन दिख रही है, कुछ ऐसी इक्वेशन मिल रही है क्या, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स मिल रही है। तो ये क्या हो गया, अगेन दिस बिकम्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर से सुनना, फिर से बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्या किया, एक पेंडुलम ले लिया, इसको थीटा से ऊपर रेस कर दिया, मैंने कहा नीचे की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, उसकी वैल्यू क्या है, mg sin थीटा। कैसे निकाला, नीचे थीटा, यहाँ नीचे mg, यहाँ थीटा, तो
तो इस तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, जो द कंपोनेंट इज mg cos थीटा, यहाँ कौन सा काम करेगा, mg sin थीटा। मतलब mg sin थीटा ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले ली कि भैया पेंडुलम को तो मैं ही नीचे लेके आऊंगा, और वो नीचे लेके आता है। लेकिन यहाँ आते आते पेंडुलम को क्या मिल जाती है, खूब सारी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, मतलब हाईएस्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये कैसी है उसकी मीन पोजीशन, ये हाईएस्ट वेलोसिटी उसको दूसरी तरफ ले जाती है। वहां जाते जाते अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे ये रुक जाता है, मतलब सारी एनर्जी कैसी हो जाती है, पोटेंशियल। फिर वापस इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन खींच रहा होता है, mg sin थीटा, वो mg sin थीटा फिर इसको नीचे लेके आता है, और इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहता है। अब हमने ये कहा कि F रिस्टोरिंग, जब उसको आपने खींचा तो F रिस्टोरिंग इज एक्टिंग ऑन दिस पेंडुलम ताकि वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ सके, इसीलिए उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। हमने कहा साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, ये गिवन स्टेटमेंट एक फैक्ट है, इसको ऐसा समझना। साइन थीटा कैलकुलस जब आप लोग पढ़ोगे ना उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि ये डिराइव होता है इनफैक्ट इन कैलकुलस, और बायो वाले बच्चे याद रख सकते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा इन रेडियंस साइन थीटा और थीटा एक हो जाते हैं लगभग, ठीक है। सो लेट्स से आपने दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब साइन थीटा की जगह थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब S इज इक्वल टू आर थीटा, ये तुम लोग पढ़ चुके हो है ना, किसके बीच का रिलेशन है, S इज द आर्क लेंथ, आर कैसा है, रेडियस, और थीटा क्या है, वो एंगल जो वो आर्क सर्कल के सेंटर पे लगा रही है। अब देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को, क्या है ये, एक पिज्जा का आर्क दिख रहा है कि नहीं है, पिज्जा दिख रहा है कि नहीं, देखो ये थीटा है, ये आर है, और ये एस है, ठीक। अब क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या डाल सकते हैं, देखो यहां से आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक, आर्क लेंथ बाय रेडियस डाला तो आर्क लेंथ यानी कि कितना दूर तुमने खींचा उसको अलोंग द आर्क विच इज x, तो यहाँ s की जगह x डाल दिया। डिस्टेंस कितना है सेंटर से विच इज रेडियस l, राइट, तो r की जगह l डाल दिया। अब एक्सप्रेशन कैसा आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह, f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x माइनस साइन के साथ, राइट, दिख रहा है। अब क्या करोगे टाइम पीरियड निकालने के लिए, वही चीज जो तुम करते आए हो आज जुगात से, क्या टेक्निक करके आए हो, F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, लिख लो भैया, F इज इक्वल टू ma, यहाँ आ जाएगा माइनस mg बाय lx, ठीक। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल आएगी, क्या आ जाएगी, देखो एक्सेलरेशन a, m और m कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू माइनस g बाय l इंटू x। इसको फिर कंपेयर करोगे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होती है एक्सेलरेशन, अभी अभी हमने पढ़ा था, पीछे करो, पलटो पन्ने कॉपी के, दिखेगा, कहाँ गया, ये देखो क्या देखा था हमने, एक्सेलरेशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होती है a इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट, जिसको अपन ने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया था, ज्यादा अटकना नहीं उसमें, एक कांस्टेंट है वो, ठीक है, माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा मीन पोजीशन से तुमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है उसकी एक्सेलरेशन और उस पर लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा है ना, राइट। मतलब आदमी जितना अपने इक्विलिब्रियम से जितना दूर रहेगा उतना उसकी ज्यादा इच्छा होगी कि मैं वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाऊं, ठीक, राइट, कूल, ओके। सो अब ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। इसको कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब इससे क्या निकल आएगी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, देखो कितनी आ रही है, g बाय एल आ रही है। अब एक बार ओमेगा स्क्वायर g बाय एल के इक्वल आ गया तो आगे की कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। सो आई विल राइट इट डाउन हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, देख लो एंड देन यू कैन लीव द क्लास। जो भी डाउट हो प्लीज मुझे बताना, है ना। और आने वाले ट्यूसडे को आप लोग चाहो तो थोड़ा सा क्लास में पहले आ जाना और सारे डाउट्स पूछ लेना, और हो सके तो सब साथ में आ जाना 5 बजे, ताकि सब एक दूसरे के डाउट्स भी सुन लेंगे तो कुछ नया भी सीख लोगे। हमने अभी भी क्या निकाला, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको कंपेयर किया, k की वैल्यू कितनी आ रही थी, mg बाय एल, है ना, mg बाय एल, तो यहाँ से k आ रहा था mg बाय एल। अब इसको आगे बढ़े और यहाँ पे लिखा f की जगह ma इज इक्वल टू माइनस mg बाय एल एक्स, ऐसा कुछ आ रहा था। फिर इससे a इज इक्वल टू माइनस g बाय एल एक्स आ गया। इसको कंपेयर किया विद द इक्वेशन दैट वी नो फॉर एन SHM, क्या होती है,
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इससे समझ में आया कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल। अगर ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल आ गया तो यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट हो गया जी बाय एल का अंडर रूट। यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। जानते हैं हम ओमेगा इज टी पाई बाय 2 पाई बाय टी, तो टी हो गया 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक, तो टाइम पीरियड भी निकल आया। बस यहाँ पे लिख लेना जी इफेक्टिव। बस इसके बाद की कहानी फिर कंटिन्यू करेंगे मंडे को। कल टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। मुझे ग्रुप पे प्लीज बता दो तुम्हारी कब कब क्लास कैसे कैसे है, ताकि कल एक टाइमिंग दे दे। मोस्टली मैं शाम में सोच रहा हूँ। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। सर कौन से पोर्टल में रहेगा टेस्ट? सर शाम में नहीं होगा। राइट, तो हम लोगों ने आज की क्लास शुरू किया था फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, है ना। इस क्वेश्चन से हमने क्लास की शुरुआत की थी। हमने कुछ और भी सवाल बनाए बेस्ड ऑन द सेम एप्लीकेशन, ऑन द सेम अंडरस्टैंडिंग। आगे बनाते चले गए सवाल और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अच्छे से समझा। देखा कि कैसे कभी भी किसी सिस्टम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स के फॉर्मूला की मदद से वी फाइंड आउट एक्सेलरेशन, देन वी फाइंड आउट ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर से निकल आता है टाइम पीरियड। हमने उस तरह के कुछ सवाल देखे, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के। देखा कि कैसे टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी वैल्यू एक्सेट्रा, थीटा वगैरह। लेकिन द सेम इज नॉट ट्रू फॉर अ पेंडुलम। पेंडुलम के लिए द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द जी वैल्यू एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो हमारा ये आज की लर्निंग थी। लेट अस कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास एंड स्टडी मोर। टिल देन, बाय बाय।